12वीं क्लास के हमारे सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको पता है कि संधि का टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको स्वर संधि कंप्लीट अच्छे से समझाई है, ट्रिक के माध्यम से बताई है। आज मैं आपको व्यंजन संधि यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 5 संधि बताऊँगा, क्योंकि व्यंजन संधि के अंदर बहुत सारी संधियाँ हैं। ठीक है, वैसे तो मोस्टली जो ज़्यादा पूछी जाती हैं वो 5 संधि हैं, मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी संधियाँ हैं, मैं उनमें जो मोस्ट होंगी एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। तो आज मैं आपको व्यंजन संधि बता रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, एकदम जीरो स्तर से बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से भी आपको मैं समझा दूंगा। एक बार देख लिया तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में भी इनमें से आपको गारंटी से सवाल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, जिससे कि जो जानकारी आपको मिल रही है वो उनको भी मिल जाए। तो आपका क्या इसमें जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। देखिए व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हमारी पहली संधि है स्चुत्व संधि। मित्रों, आपको हम बता दें कि जो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि का सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर व्यंजन व्यंजनों के साथ में मिलते हैं, यानी कि इधर भी व्यंजन और इधर भी व्यंजन, दोनों तरफ जहां व्यंजन होते हों। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती है व्यंजन संधि की। इसके अलावा व्यंजन के साथ में स्वर मिलते हैं, यानी कि 2 कंडीशन व्यंजन संधि में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल स्वरों के साथ में होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजनों के साथ में व्यंजन मिलते हैं और व्यंजनों के साथ में स्वर मिलते हैं। ये 2 कंडीशन हमारी व्यंजन संधि में होती है। तो सबसे पहली संधि हमारी है स्चुत्व संधि। स्चुत्व संधि में से बहुत बार सवाल पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो देखिए, हमारा सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। स्चुत्व संधि का सूत्र है स्तोः श्चुनः श्चुः। ये हमारा सूत्र है मित्रों। सबसे पहले तो आपको सूत्र याद करना है, सूत्र के अंदर ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है स्तोः। देखो, सबसे पहले दिख रहा है स्तोः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, से का मतलब तो आपका से हो गया और तो का मतलब हो गया आपका ते वर्ग। समझ गए? से जो दिख रहा है इसका मतलब तो से वर्ण है और तोह का मतलब यहां ते वर्ग से समझना है। फिर आगे लिख रहा है श्चुना। श्चुना का मतलब आपको शे और चे वर्ग समझना है। क्या समझना है? शे और चे वर्ग। फिर आगे है श्चुः। इसका मतलब भी आपको शे और चे वर्ग समझना है, शे और चे वर्ग। तो शे और चे वर्ग 2 जगह आपको दिखाई दे रहा है। अब ये तो हो गया सूत्र में जो हमें दिख रहा है उसका मतलब क्या है। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको अर्थ समझाता हूं इस सूत्र का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि से और ते वर्ग के बाद में यदि शे और चे वर्ग आए तो से के स्थान पर तो शे हो जाएगा। यानी कि देखिए, मैं आपको यहां लिखकर बता देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी ये वाला जो हमारा से है दंत्य सकार, इसकी जगह आपका तालव्य सकार हो जाएगा, पहला काम। इसके बाद में दूसरा काम है त वर्ग के स्थान पर चे वर्ग हो जाता है। इधर आपका जो चे वर्ग है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा त वर्ग के स्थान पर। चे वर्ग किसकी जगह होगा? त वर्ग की जगह। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पर समझने के हिसाब से। देखिए, ते वर्ग बराबर आपका चे वर्ग, यानी स की जगह तो ये वाला श हो जाएगा और पूरे ते वर्ग की जगह पूरा चे वर्ग हो जाएगा। यही इस संधि का मतलब है। इसमें एक शर्त और है मित्रों। एक शर्त यह है कि शे और चे वर्ग का योग होना चाहिए। शे और चे वर्ग का योग होना चाहिए, तभी आपका यह कार्य हो सकता है। मतलब समझे कि नहीं? मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो से दिख रहा है, इस वाले से की जगह, और जो हमारा ते वर्ग दिख रहा है इस वाले ते वर्ग की जगह आपका क्या होगा? से की जगह तो ये वाला श होगा, शलगम वाला, इसको कहते हैं तालव्य सकार। और जो स्लेट वाला दिख रहा है इसका नाम है दंत्य सकार। अब ते वर्ग की जगह आपका चे वर्ग हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका इसमें काम होता है, लेकिन ये काम कब होगा, एक शर्त है इसमें। शर्त ये है कि श और जो च वर्ग है हमारा, श और च वर्ग का योग होना चाहिए। तो योग का मतलब हो गया कि आपका जो संधि विच्छेद होगा, उस संधि विच्छेद वाले उदाहरण में आपको गारंटी से श और च वर्ग का कोई भी वर्ण मिलेगा, तब जाकर के आप ये वाला काम कर सकते हो। यही इस संधि का मतलब है। अब देखो मैंने इसको और शॉर्ट लिखा है, यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम बना करके मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स और त वर्ग लिखा है पूरा का पूरा, इसके बाद में श और च वर्ग लिखा है, यानी कि स और त वर्ग के बाद में यदि श और च वर्ग आता है तो आपको इस वाले स की जगह तो ये वाला श कर देना है। कौन सा वाला, ये वाला तालव्य शकार, यानी कि शलगम वाला, और पूरे त वर्ग की जगह आपको पूरा च वर्ग कर देना है, यानी कि तय की जगह च हो जाएगा। क्रम से होगा, सिंपल है, क्रम से याद रखना है। जैसे कि आपका तय है तो तय को च हो जाएगा, थ है तो थ को छ हो जाएगा, द है तो द को ज हो जाएगा, ध है तो ध को झ हो जाएगा, और न है तो न को ये हो जाएगा। ऐसे क्रम से आपको करना होता है। अब बताओ इसमें आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए भाई, ऐसा कोई है नहीं खास, मैंने आपको आराम से समझा दिया है। वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए आपके, ठीक है ना। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण को थोड़ा सा मैं झूम करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये हमारे उदाहरण हैं। देखिए मित्रों, सत धन चित, सत धन चित। हमने कहा कि भाई एक तरफ तो आपका से रहेगा और एक तरफ आपका से या तय वर्ग रहेगा, ठीक है। अब से और तय वर्ग के स्थान पर काम होगा, यानी इस वाले से को आपको शलगम वाला से करना है और तय वर्ग की जगह च वर्ग करना है। लेकिन कब करना है, श और च वर्ग में से कोई भी वर्ण आपको पहले से मिलना चाहिए, तब आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको से और तय वर्ग ढूंढना है। अब वो कहाँ मिलेगा आपको, दोनों जगह कहीं पर भी मिल सकता है, इस बात को समझ लेना। यानी कि जो हमारा पहला पद है उस पहले पद के लास्ट में और दूसरा पद जो है उसके स्टार्टिंग में, केवल दो ही जगह हैं जहां पर आपको देखना है। तो दोनों जगह में से आपको एक जगह मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि सत पहला पद है तो इसमें लास्ट में तय आ रहा है, तो हमें तय मिल गया। और बाद वाला है चित, तो चित में हमारा पहला च आ रहा है तो च भी मिल गया हमें, ठीक है ना। हमने कहा कि श और च वर्ग में से कोई भी वर्ण होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर च मिल गया और इधर हमें तय मिल गया। तो आप तय की जगह च कर लोगे बस। तो तय की जगह च जैसे ही करोगे तो हमारा रूप बन जाएगा सच्चित। क्या बनेगा, सच्चित। इसी तरह हरिस धन शेते। अब यहाँ पर आपको से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, से, और आगे आपको श मिल रहा है शलगम वाला। तो यहाँ पर आपको इस वाले से की जगह आपको कर देना है तालव्य शकार, तो बन जाएगा हरिश शेते। ऐसे ही रामस है और च है, आगे आपको च मिल गया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रामश्च। इसी तरह यहाँ पर उद धन ज्वल है, तो उद धन ज्वल, तो यहाँ पर दे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ दे मिल गया। दे आपका तय वर्ग में आता है, आपको पता होगा। तो तय वर्ग का कोई भी वर्ण मिले या फिर आपका से मिले, इनमें से कोई भी हो, इनकी जगह ही हम चेंज करते हैं। और आगे हमने कहा कि योग होना चाहिए। योग किस किस का हो, ये वाला श और च वर्ग का योग होना चाहिए, मतलब ये आपको मिलने चाहिए कहीं पर भी। तो कहीं का मतलब है कि आपका पहला वाला पद है ना, उसके लास्ट में देखना है, और सेकंड वाला जो पद है उसके शुरुआत में देखना है। तो शुरुआत में ज मिल रहा है, तो ज आपका च वर्ग में आता है, तो मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि आप यहाँ संधि कर सकते हो। तो यहाँ दे की जगह आपका च छ ज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्रम से देखोगे तो ये तय थे द तीसरे नंबर पे आ रहा है, और च की लाइन में तीसरे नंबर पे क्या आता है, च छ ज आता है। तो ऐसे करके ज हो जाएगा, तो बन जाएगा उज्ज्वल है। ऐसे होता है यहाँ पर। और उदाहरण हैं उनको भी समझते हैं। देखिए आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा, क्लियर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर पे रामस धन चुनौती है, तो रामस में से आ रहा है
आगे आपका च मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, से को आपको श बना देना है, तो रामश्चिनोति बन गया। यहाँ पर सारंगिन है, यहाँ ने आ रहा है, इधर आपका जे आ रहा है, योग मिल रहा है, योग होना चाहिए, तो यहाँ ने की जगह ये हो जाएगा, ये वाला ये, ठीक है। अब मिला दीजिए सारंगिन जय, ऐसा बन जाएगा। आगे है कस धन चित, कस में से आ रहा है, इधर आपका चे आ रहा है, तो आप से की जगह शे कर दोगे तो बन जाएगा कश्चित। ऐसे ही आपका सद है और जने है, तो यहाँ पर दे आ रहा है, इधर आपका जे आ रहा है, तो दे की जगह आपको जे कर देना है, बन जाएगा सज्जने हैं। यज धन ने है, यज में जे आ रहा है, आगे आपका ने आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए से और ते वर्ग जो है ना, उसी की जगह तो करना है चेंजिंग, तो हमें यहाँ पर ने मिल रहा है, ते वर्ग हमें बाद में मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, कहीं भी मिले, हमें तो जहाँ मिल रहा है वहीं परिवर्तन करना है। तो इस वाले ने की जगह आपका ये वाला ने हो जाएगा। अब आप जानते हो कि यहाँ पर ये वाला ने हो गया और इधर आपका जय है, तो जय और ये मिलकर के ज्ञ बन जाता है, ज्ञ, तो इसलिए आपका बन जाएगा यज्ञ है। क्या बनेगा? यज्ञ है। ऐसे याच धन ना, इधर आपका ना मिल रहा है, तो ना की जगह या हो जाएगा, तो बन जाएगा याचिया। ऐसे ही विपद और जालम है, तो दे की जगह आपका जय हो जाएगा, विपद जालम बन जाएगा। सत और छात्र है, तो सत में तय है, तय की आपको च बना देना है, सत छात्र है। इस तरह से हमने यहाँ 12 उदाहरण बताए हैं, आराम से आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ जो समझ में आया होगा वो ये आया। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये वाला से, ठीक है, और हमारा एक है तय वर्ग, ये दो चीज़ आपको समझ में आनी है। इनको हम कहेंगे स्थानीय। क्या कहेंगे? स्थानीय, मतलब इनके स्थान पर होगा परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होगा? इस वाले से की जगह तो आपका ये वाला श हो जाएगा, और पूरे तय वर्ग की जगह आपको च वर्ग कर देना है। पूरे तय वर्ग की जगह हो जाएगा आपका च वर्ग। क्या हो जाएगा? च वर्ग, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो ये हो गए हमारे आदेश। देखिए दो बात हो गई, एक तो है स्थानीय, दूसरा है आदेश। स्थानीय वो है जिसके स्थान पर हमें काम करना होता है, तो हमें से की जगह काम करना है, से की जगह हमें ये वाला श करना है, तय वर्ग की जगह हमें च वर्ग करना है। लेकिन हमने एक शर्त बताई थी आपको कि ये काम तभी हो सकता है जब संधि विच्छेद का जो हमारा पद होगा, ठीक है, जैसे कस धन चित, संधि विच्छेद का जो हमारा पद होगा, उस पद के अंदर आपको श और च वर्ग, ये वाला श और च वर्ग में से कोई भी वर्ण आपको मिलना चाहिए, पहले से ही मौजूद रहना चाहिए। अब वो कहां पर मिलेगा? केवल दो जगह मिलेगा। दो जगह मिल सकता है, दो जगह में से एक जगह मिलेगा कहीं पर भी, यानी मिलने की दो जगह हैं। उन दो जगह पे आपको ढूंढना है, उन दो जगह में से किसी भी एक जगह मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। एक तो ये जगह है, जो पहला हमारा शब्द रहेगा उसके लास्ट में, और दूसरा शब्द रहेगा उसके स्टार्टिंग में। ये दो जगह आपको ढूंढना है। इन दोनों जगह में से यदि मिल जाता है तो फिर आप आराम से ये वाला काम कर सकते हो, यानी कि स्लेट वाला जो से है दंत्य सकार, इसकी जगह तालव्य सकार कर सकते हो, और तय वर्ग की जगह च वर्ग कर सकते हो। यही इस संधि का बिल्कुल मूल है, मेन यही है इसमें। अब तो समझ गए होंगे ना। चलिए अगली संधि देखते हैं बच्चों। में अगली संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। क्या है? इष्टुत्व संधि है दूसरी संधि का नाम। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इष्टुत्व संधि है हमारी। देखो यहां पर स्थानीय तो हमारे सेम रहेंगे, से और तय वर्ग तो आपको यूं की तो ही याद रखना है। स और तय वर्ग तो यूं की तो ही याद रखना होगा आपको। केवल यहां पर आपका बदल जाएगा, एक तो ये वाला श और आपका यहां पर तय वर्ग आ जाएगा बस। यानी यहां पर जो आपका दंत्य सकार है इसकी जगह तो मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और तय वर्ग की जगह आपका टय वर्ग हो जाएगा। केवल इतना ही अंतर है। अब यहां पर योग किसका होगा? योग का मतलब पहले से विद्यमान कौन होगा? तो पहले से विद्यमान आपको श और टय वर्ग टोटल हमारे 6 हो गए, यानी एक तो श हो गया और टय की लाइन पूरी, टे ठे डे ढे, तो टोटल मिला के 6 वर्ण हो गए ना। इनमें से कोई भी एक वर्ण आपको मिलना चाहिए,
मतलब हो गया योग, इसको कहेंगे योग, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो सूत्र देखते हैं और अर्थ बताता हूं। सूत्र है स्टुना स्टूहु, स्टुना स्टूहु, इसका मतलब है कि से अथवा ते वर्ग के बाद में यदि श और टे वर्ग आए तो, ये वाला श है मूर्धन्य शकार वाला, ये वाला श आए तो से के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ते वर्ग के स्थान पर आपका टे वर्ग हो जाता है। श तथा टे वर्ग का योग होने पर, श तथा टे वर्ग का योग होने पर ऐसा काम होगा। अब क्या है इसका मतलब, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं और फिर आपको इसको समझाता हूं। देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसी बात को मैंने डायग्राम बना के समझाया है। देखिए बच्चों, यहां पर जो पहली लाइन है हमारी, ये वाली लाइन तो वो है जिसकी जगह आपको काम करना है, तो ये तो हो जाता है हमारा स्थानीय, और क्या काम करना है वो आदेश होता है। तो ये वाली लाइन है हमारी दूसरे नंबर की, ये वो लाइन है जो हमें काम करना है। तो इस वाले से की जगह ये वाला श हो जाएगा, ते की जगह टे हो जाएगा, थे की जगह ठे हो जाएगा, दे की जगह डे हो जाएगा, धे की जगह ढे हो जाएगा, ने की जगह णे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब होगा, श और टे वर्ग का योग होने पर, यानी कि ये हमारा जो श है और हमारा पूरा टे, टे ठे डे ढे और णे, टे ठे डे ढे णे, ये हमारे टोटल 6 वर्ण हो गए। इन 6 वर्णों में से किसी भी वर्ण का यहाँ योग होना चाहिए। मतलब आपको संधि विच्छेद वाले रूप में आपको इन 6 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण पहले से ही मौजूद होना चाहिए। हमने आपको बता दिया कि कौन सी जगह आपको मिलना चाहिए वर्ण, इनमें से कोई भी एक वर्ण मिलेगा ना, तो वो कहाँ पर मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, तत् धन टीका, तत् धन टीका। तो सबसे पहले तो आप देखिए पहली लाइन को, से ते थे दे धे ने, इनमें से कोई मिल रहा है क्या, ते मिल गया, ठीक है। तो ते को क्या होता है, टे होता है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि हमने यहाँ पर देखिए बॉक्स में लिख रखा श ट ठ ड ढ ण, ये 6 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण पहले से मिलना चाहिए। तो आपको मिलेगा यहाँ टीका में, तो टीका में टे मिल रहा है, इसका मतलब आपका काम ओके है। तो यहाँ पर ते की जगह टे कर सकते हो, बन जाएगा तट्टीका, तट्टीका ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण समझाता हूं मैं, चलिए। अब देखिए बच्चों, इसके उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हैं आपको 8, इनको समझ लेते हैं। देखो पहला उदाहरण है तत् धन टीका, तो हमारा पहला ते आ रहा है और इधर आपका टे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ते की जगह टे हो जाएगा तो बन जाएगा तट्टीका। ऐसा ही है रामस धन षष्ठ है, तो रामस में से आ रहा है, इधर श आ रहा है मूर्धन्य शकार, तो से की जगह आपका मूर्धन्य शकार हो जाएगा तो बन जाएगा रामषष्ठ है, रामषष्ठ है ऐसे। आगे है रामस धन टीकते, रामस में से आ रहा है तो मूर्धन्य शकार होगा रामष्टीकते, रामष्टीकते। चक्रिन धन ढौकसे, तो ने आ रहा है चक्रिन में, तो ने की जगह णे हो जाएगा चक्रिण ढौकसे। पेश धन ता, अब यहाँ पर ता बाद में मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, बाद में ही करना है आपको, तो ता की जगह टा हो जाएगा तो बन जाएगा पेश टा, पेश टा। ऐसे ही राश धन त्रम है, तो त्रम यानी त्रय त्रिशूल के अंदर तय भी है आपका, तय और रे से मिलके तो बनता है, तो तय की जगह आपको क्या कर देना है भैया, यहाँ पर आपको टे कर देना है। अब टे कर दिया और त्रय त्रिशूल में से रे बच गया, तो आप इस टे में रे को मिलाएंगे ना, तो आपका इस तरह से बनेगा ट्रे, जैसे ट्रक में होता है, तो राष्ट्रम बन जाएगा। उद धन डयनम, तो दे को डे हो जाएगा उड्डयनम। और लास्ट है इश धन तय है, तो तय की जगह आपका टे हो जाएगा, तो इश टे है। इस तरह से आपके सारे उदाहरण बन जाते हैं। तो इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है। केवल आपको जो मैंने नियम समझाया है वो याद रखना है। से और ते वर्ग की जगह श और टे वर्ग हो जाता है। श और टे वर्ग का योग होने पर, योग का क्या मतलब है मैंने खूब समझा दिया है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं मित्रों अगली संधि की तरफ, हमारी 2 संधियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलते हैं आगे।
अब देखिए दोस्तों 3 नंबर पे हमारी संधि है जस्त्व संधि। जस्त्व संधि का मतलब होता है तीसरा वर्ण, यानी कि वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है वो हमारा जस्त्व संधि में होता है। जैसे कि वागीश है, दिगंबर है, दिग्गज है, ठीक है ना, और जगदीश है। इस तरह से आपको तीसरा वर्ण दिखाई देगा तो समझ जाना जस्त्व संधि है वहां पर। अब आपको हम बता दें कि जस्त्व संधि आपकी 2 स्थितियों में होती है। एक तो होती है पदांत की स्थिति में, एक होती है अपदांत की स्थिति में। पदांत का मतलब पद का अंत होता है और अपदांत यानी पद के बीच में होता है। ऐसे आपको यहाँ समझना होता है। तो यहाँ पर आपको 2 सूत्र ध्यान रखने हैं मित्रों। कितने? 2 सूत्र। पहला सूत्र देखते हैं। जस्व संधि का पहला सूत्र है हमारा झलाम जशोन्ते। कौन सा सूत्र है? झलाम जशोन्ते। इसका क्या अर्थ है सुन लीजिए आप। मैं झूम कर देता हूं इसको और अर्थ समझाता हूं आपको कि झलाम जशो अंते जो सूत्र है उसका क्या मतलब है, उसको समझना है आपको। तो झलाम जशोअंत सूत्र कहता है कि पदांत में झल वर्णों के स्थान पर पद का अंत यानी कोई भी हमारा शब्द है, जैसे कि वाक धन ईश, वाक धन ईश है, यानी कोई भी हमारा जो शब्द है, ठीक है, या पद है, उस पद के लास्ट में, पद के अंत में आपको झल वर्ण मिलना चाहिए। झल। अब झल वर्ण का मतलब क्या है बच्चों, समझ लो। झल वर्ण का मतलब है कि सभी वर्गों का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। मतलब जैसे हमारे 5 वर्ग होते हैं तो 5 वर्गों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेना है यहाँ पर। जैसे क वर्ग की लाइन है हमारी तो क, ख, ग, घ पहला ले लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा ले लिया, 5वां इसमें नहीं आता है। ऐसे ऐसे आपको च की लाइन में से लेना है। च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ऐसे आपको सभी 5 लाइनों में से 4-4 वर्ण लेने हैं। समझ गए बात को? ऐसे। इसके बाद में आपके तीनों प्रकार के श, श, स और एक ह, इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं बच्चों झल। क्या कहते हैं? झल। अब समझ गए झल क्या है? तो जो हमारा शब्द है पहला, उसके लास्ट में झल मिलना चाहिए। तो बताइए वाक शब्द है हमारा, वाक, वाक में आ रहा है के लास्ट में। अब के बताइए झल में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है साहब, क्योंकि पहला वर्ण आपका झल में आता है। तो के पहला है तो झल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि झल वर्ण के स्थान पर जश हो जाता है। जश, जश का मतलब होता है बच्चों तीसरा वर्ण। जश का मतलब तीसरा हो जाता है, यानी उसी का तीसरा हो जाएगा। जैसे यहां पर कै मिला हमें तो कै का ही तीसरा हो जाएगा। ऐसे अश वर्ण बाद में होने पर, ये कह रहे हैं कि अश वर्ण बाद में होने पर आपको यह वाला काम करना है। अब बाद में क्या होना चाहिए भैया? अश वर्ण। अश वर्ण का मतलब होता है कि यहां पर बाद में आपको अश वर्ण का कोई भी एक वर्ण मिल जाना चाहिए। अश में सारे तो स्वर आ जाते हैं, तीसरा वर्ण आ जाता है, चौथा वर्ण आ जाता है, 5वां वर्ण आ जाता है, और है, ये, वे, रे, ले, ये सारे वर्ण आपके अश में आते हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ण आपको इधर मिल जाना चाहिए बाद वाले पद में। तो फिर आप इधर जो कै दिख रहा है इसको तीसरा अक्षर कर लोगे तो कै का तीसरा गे होता है। अब मिला दीजिए तो बन जाएगा वागीश है, वागीश। इस तरह से बनता है जस्व संधि का उदाहरण। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। पदांत झल वर्णों के स्थान पर जश हो जाता है, बाद में अश वर्ण हो तो, ये इसका अर्थ है। मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है कि पदांत झल वर्ण ये स्थानीय है हमारा और जश वर्ण इसका आदेश है, यानी कि जश वर्ण हो जाता है अश वर्ण बाद में होने पर। मैंने लिखा भी है, जैसे हमारी पहली लाइन है कै, खे, गे, घे, और इसमें है भी शामिल हो जाता है। यदि इनमें से कोई भी आपको शुरू में मिलता है तो आपको गे कर देना है। तीसरा वर्ण गे होगा, कै, खे, गे तीसरा। इसके बाद में चे की लाइन में आपका शे शामिल हो जाएगा। ठीक है, इचु यशानम तालु, तालब्य शे, तो इसका तीसरा होगा जे। क्या होगा? जे। इसी तरह टे की लाइन में आपका शे, मूर्धन्य शकार आ जाएगा षटकोण वाला, तो यहाँ तीसरा होगा डे। इसी तरह ते की लाइन में आपका से आ जाएगा स्लेट वाला, तो यहाँ तीसरा होगा आपका दे, और पे की लाइन में आपका होगा बे तीसरा।
तो ऐसे करके ये तीसरे तीसरे वर्ण आपके हो जाते हैं, इनको कहते हैं जब गण दश। ठीक है ना, ऐसे। तो अब आप संधि का मतलब तो समझ गए होंगे, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, यहाँ कह रहे हैं कि जस्त्व संधि के प्रसंग में जो हमारा ये वाला श दिख रहा है ना, तालव्य शकार, इसके स्थान पर तो जय हमें करना होता है। ठीक है, जय। और मूर्धन्य शकार के स्थान पर डे करना होता है। यदि मान लो ऐसा कोई उदाहरण मिल जाए जहां पर लास्ट में हमें मूर्धन्य शकार मिल रहा है, तो उसकी जगह आपको डे कर देना, डे। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा ऐसा। और इधर कह रहे हैं कि जो से बच गया आपका स्लेट वाला और है, इनको जस्त्व कार्य नहीं होता है, इनको जस्त्व कार्य नहीं होता, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? अब चलो उदाहरण बताता हूं मैं कि जस्त्व संधि में कैसे उदाहरण बनते हैं, तीसरा वर्ण हम कैसे करते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर उदाहरण में पहला है वाक धन ईश है, तो यहां पर के आ रहा है और आगे आपका अश वर्ण मिलना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया। अश वर्ण का मतलब सारे तो स्वर आ जाएंगे, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, और है ये वे रे ले, इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो वो अश में कहलाएगा। तो वाक में के के बाद में ई आ रहा है, तो के की जगह गे हो जाएगा, और फिर मिला दीजिए तो बागीशह बन जाएगा। इसी तरह शट धन आनने हैं, इधर भी आपका स्वर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां स्वर आ रहा है तो अपने आप ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर टे है तो टे का तीसरा हो जाएगा टे ठे डे, डे हो जाएगा, तो करेंगे आपको डे इस तरह से। मिलाएंगे आनन है तो बन जाएगा षडानन है। इसी तरह अच धन अंत है, तो अच में चे आ रहा है तो चे का तीसरा जे हो जाता है, मिला दीजिए तो अजंत है बन जाएगा। इन सब में आपको कौन सी संधि करनी है? जस्व संधि। अब आगे है शट धन दर्शनम, तो शट में टे आ रहा है तो टे का आपका टेट है डे, डे हो जाएगा तो षड दर्शनम बन जाएगा, ये वाला डे हो गया। इसी तरह जगत धन ईश, ते आ रहा है तो ते का ते थे दे, बन जाएगा जगदीश। इसी तरह अगला 9 नंबर पे देखो अच धन हृस्व है, यहां पर देखो अच में चे आ रहा है, ठीक है। अब आगे हृस्व है आ रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि अश वर्ण मिलना चाहिए। अश में आपका सारे तो स्वर आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, और है ये वे रे ले, तो है आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चे की जगह तीसरा हो जाएगा, चे छे जे, तो अज्रस्व है ऐसे बन जाएगा। इसी तरह अच और हीनम है, तो यहाँ अज हीनम बन जाएगा, अज हीनम, चे का जे बन जाएगा। तो ये सारे के सारे उदाहरण आपके किसके हैं? जस्व संधि के हैं, जहां पर हमने तीसरा वर्ण किया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पदांत में जो झल वर्ण हमें मिलेगा उसकी जगह आपको तीसरा वर्ण करना होगा। क्या करना होगा? तीसरा वर्ण। और बाद में क्या मिलना चाहिए? बाद में आपको अश वर्ण मिलना चाहिए। अश का मतलब होता है सारे तो स्वर, और तीसरा चौथा पांचवा, और है यह वह ले, ये सारे वर्ण अश प्रत्याहार में आते हैं, इनमें से कोई भी मिलेगा तो आप जस्व संधि कर सकते हो। ये जस्व संधि का नियम 1 हो गया पूरा। अब दूसरा नियम सुनिए। अब देखिए मित्रों, यहां पर हमारे जस्व संधि का दूसरा नियम है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, ये हमारा दूसरा नियम है। अब ये नियम क्या कहता है सुन लीजिए एक बार। ये नियम कह रहा है, देखिए मैंने इधर लिखा है, इसको स्पष्ट करने के लिए नियम को पूरी तरीका से मैंने समझाया है बिल्कुल शॉर्ट में। कह रहे हैं कि अपदांत झल, यानी पहले तो था पदांत में, यहाँ अपदांत में, अपदांत का मतलब बीच में मिलेगा आपको, तो अपदांत झल को जश वर्ण होता है, यानी अपदांत झल की जगह जश वर्ण हो जाएगा। जश का मतलब तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि झश बाद में हो तो इसमें झश बाद में होना चाहिए। झश का मतलब है तीसरा और चौथा वर्ण, यानी वर्ग का तीसरा या चौथा कोई भी वर्ण मिलना चाहिए बाद में। तो आप क्या करोगे? झल की जगह आपको जश कर लेना है, तीसरा वर्ण कर सकते हो। मैंने शॉर्ट में समझाया है कि शुरुआत में आपको 1 2 3 4 मिलना चाहिए और बाद में आपको तीसरा या चौथा वर्ण मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 की जगह आपको 3 कर देना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट नियम। इसके अलावा और अच्छे से समझने के लिए अपदांत झल मिलना चाहिए, पदांत में नहीं बीच में मिलना चाहिए, और आगे आपको झश मिलना चाहिए। झश का मतलब होता है आपका तीसरा और चौथा वर्ण। तो ऐसी स्थिति में आप झल की जगह तीसरा वर्ण कर देंगे, बस
यही हमारा संधि का नियम है। चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको, मैं इसी बात को अच्छे से क्लियर करके उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, यहां पर हमारे जितने भी उदाहरण हैं वो अपदांत में हैं, यानी कि आपको झल अब बीच में मिलेगा। झल कहाँ मिलेगा? बीच में। लब धन धह, तो यहां पर भय आ रहा है। अब ये पूरा एक ही शब्द है, तो ये भय जो है बीच में ही है, बीच में ही फंसा हुआ है अभी। तो इस भ की जगह आपको क्या करना है? तीसरा वर्ण, तो पे फे बे, तीसरा बे होगा तो लब्धह बन जाएगा। ऐसे बुध और धी है, तो यहां पर धह की जगह तीसरा होगा ते थे दे दे, तो बन जाएगा बुद्धि ही। ऐसे दु घ और धम, यहाँ घ है तो कै की लाइन में आएगा कै खे गे, बन जाएगा दुग्धम। इसी तरह क्षुभ और धह, तो यहाँ भय बट्टी है ना, इसकी जगह हो जाएगा पे पे फे बे, तीसरा क्षुब्ध। अब देखो यहाँ पर है त्विष धन भ्याम, यहाँ पर श आ रहा है मूर्धन्य शकार, तो मूर्धन्य शकार को डे होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ हो जाएगा त्विड भ्याम ऐसे। उपधन लब धन धी, उपलब धी, तो यहाँ हो जाएगा आपका पे फे बे हो जाएगा तो उपलब्धि, ऐसे बन जाता है। तो कुल मिलाकर के जस्व संधि के अंदर आपको क्या करना है? तीसरा वर्ण करना होता है, सिर्फ तीसरा वर्ण आपको ध्यान रखना है। इसमें दो सूत्र हैं, झलाम जशोअंते और झलाम जस झसी। एक स्थिति हमारी पदांत में रहती है, एक अपदांत में रहती है। ये दो ही इसमें नियम आपके बनते हैं। अब चलते हैं आगे अगली संधि की तरफ। अब देखिए बच्चों, अगली संधि हमारी चौथी संधि है, चर्तु संधि है। चर्तु संधि के अंदर वर्ग का पहला अक्षर होता है। कौन सा अक्षर होता है? पहला, यानी पहला वर्ण हो जाएगा। अब पहला वर्ण किसको और कब होगा? झल के बाद में यदि खर मिले तो झल की जगह चर हो जाता है। ये हमारा शॉर्ट में नियम है, ये ट्रिक है हमारी शॉर्ट। क्या है? झल के बाद में यदि खर मिले तो झल की जगह चर हो जाता है। चर का मतलब पहला अक्षर हो जाता है। अब मैंने इनको लिखा है समझाने के लिए। चर का मतलब क्या है? चर का मतलब है पहला अक्षर और तीनों से, इनको हम चर कहते हैं। खर का मतलब है पहला और दूसरा और तीनों प्रकार के शय, इनका नाम है खर। और झल का मतलब है आपका 1 2 3 4 और तीनों प्रकार के शय और है, इनको हम कहेंगे झल। अब आप देखिए, खर समझ गए, चर समझ गए और झल समझ गए। अब आप इस सूत्र का मतलब भी समझ जाओगे। सूत्र ये कह रहा है कि झल वर्णों के बाद में यदि खर मिले तो झल के स्थान पर चर कर देना है। चर का मतलब होता है पहला अक्षर, पहला कर देना है आपको, तो बस। अब सूत्र है हमारा खरीचे। देखिए सूत्र भी याद रखना है। चर्त संधि का सूत्र क्या है? खरीचे। खरीचे सूत्र का अर्थ सुन लो। झल वर्णों के स्थान पर चर वर्ण होते हैं। सिंपल है, झल के स्थान पर चर होगा। चर का मतलब पहला अक्षर होता है, बाद में खर होना चाहिए। खर, खर का मतलब होता है पहला, दूसरा, श और स, तीनों प्रकार के से आ जाते हैं। तो झल वर्ण देखना है, उसको पहला बना देना है और बाद में खर होना चाहिए, लेकिन ठीक है ना। अब उदाहरण से मैं इसी बात को समझाता हूं, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आता है। खरीचे सूत्र है। पहला उदाहरण है सद धन कार्य है। देखिए मैंने आपसे कहा कि खर परे, तो यहाँ पर खर बाद में होना चाहिए। खर परे, तो खर का मतलब हमने आपसे कह दिया कि पहला दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए के आ रहा है, के मिल गया। और आपका झल वर्ण क्या होता है मैंने बता ही दिया है। तो इधर दे आपका झल में है, तो दे की जगह पहला कर देना है। तो पहला करेंगे तो आप करेंगे तय, तो बन जाएगा सत्कार है। आपको सब जगह पहला कर देना है बस। विपद धन काले, तो यहाँ दे को तय कर दो, विपत काले बन जाएगा। इसी तरह संपद समय, दे को तय कर दो, संपत समय बन गया। उद और पन्ने है, तो यहाँ पर भी तय हो जाएगा उत्पन्न। उद्धन थानम है, तो दे को तय हो जाएगा उत्थानम। ऐसे बन जाएंगे। अब कितने भी उदाहरण बना सकते हो आप ऐसे। तो कुल मिला के यहाँ पर पहला अक्षर हो जाएगा आपका। कौन सा? पहला। तो पहला अक्षर हो जाता है, इसी को हम कहते हैं चर्त्व संधि। क्या कहते हैं? चर्त्व संधि। और तीसरा हो जाता है तो उसको कहते हैं जस्त्व संधि। ठीक है ना। और सूत्र है इसका आपका पहले अक्षर होने का सूत्र है, पहला वर्ण जहां होता है खरीचे सूत्र है। क्या है? खरीचे। अब आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और उदाहरण हैं, उनको भी आप देख लो। देखिए उदाहरण से तो क्या प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। षड धन ते, यहाँ डे आ रहा है तो डे का आपका टे हो जाएगा पहला अक्षर।
षट ते, तद है और पर है, तो यहाँ पर देखो दे को तय हुआ तो तत्पर है, यहाँ दे को तय हुआ तो तत्समय, यहाँ दे को तय हुआ तो शरत काल है, यहाँ दे को तय हुआ तो उत्तीर्ण है। ऐसे बन जाते हैं। ये कितने भी उदाहरण बना लो, कोई समस्या नहीं है। ऐसे करके हमारी 4 संधियाँ हो जाती हैं। अब देखिए आज के इस वीडियो में हम एक संधि और बताएंगे, उसी के साथ में हमारा आज का सेशन पूरा हो जाएगा। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या होता है दोस्तों, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, बस ऐसे, और इसमें कुछ भी नहीं है। आपको पद देखना है, कोई भी शब्द है, उस शब्द में लास्ट में यदि मैं दिखाई दे रहा है, मैं, और मैं के जस्ट बाद में आपको व्यंजन दिख रहा है, कोई भी व्यंजन हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि जो मैं है ना, ये वाला मैं, इस मैं की व्यंजनों से बहुत पुरानी दुश्मनी है। जैसे ही इसको सामने व्यंजन खड़ा दिखाई देता है तो ये बेचारा मैं अपना रूप बदल करके अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुस्वार। और कहता है कि अब पहचानो मुझे, और ऊपर चढ़ जाता है छत पे, मतलब शब्द के ऊपर चढ़ जाता है, वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। कैसे चढ़ जाता है अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले तो आप इसको एक बार समझिए। तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं, मोनुस्वार है सूत्र है। क्या है? मोनुस्वार है सूत्र, भी याद रखना जरूरी है। मोनुस्वार सूत्र ये कहता है कि पदांत म के बाद में व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, लेकिन स्वर आए तो अनुस्वार नहीं होता है, बल्कि आपस में मिल जाते हैं। मैंने इसी बात को शॉर्ट में लिखा है। पदांत में मैं मिलेगा और बाद में कोई भी व्यंजन मिले तो म बेचारा भाग करके अपना रूप बदल लेगा और अनुस्वार बन करके छत पे चढ़ जाता है, यानी जो वर्ण है उसके ऊपर चला जाएगा। अब कैसे चला जाता है उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूँ यहाँ पर, एक तो क्या बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं सारे उदाहरणों को समझाता हूँ कैसे जाता है भाग करके। देखिए हरिम है और आगे वंदे है। हमने कहा कि लास्ट में मैं मिलेगा और मैं के बाद में आपको व्यंजन मिलेगा, तो यहाँ मैं तो मिल गया और मैं के बाद में वे, वंदे में वे मिल रहा है, ये व्यंजन है तो व्यंजन भी हमें मिल गया। तो म के स्थान पर हमने कहा कि म की दुश्मनी है व्यंजनों से, तो मैं को जैसे ही आगे व्यंजन मिले तो बेचारा डर करके भाग गया और भाग करके अनुस्वार में बदल गया और ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे चढ़ गया ऊपर, देखो हरिम। अब देखो हरिम बन गया ये ऐसे। अब ये मैं जो है रूप बदल लिया मैं इसे, और रूप बदल के ऊपर चढ़ गया, तो ये बिन मतलब अनुस्वार बन गया, जीरो, गोल गोल घूम गया। अब बताओ कैसे पहचानेगा कोई मैं को? तो ये अनुस्वार संधि हो जाती है इस तरीका की, हरिम वंदे। ऐसे ही सत्यम वदे, तो मैं है इधर और आगे आपका व्यंजन आ रहा है तो सत्यम वद है, ऐसे बन जाएगा, ऊपर चला गया मैं। ऐसे ही अहम पठामी, तो अहम का मैं ऊपर चला जाएगा तो अहम पठामी बन जाएगा। त्वम धन अत्र, यहाँ मैं तो मिल रहा है लेकिन आगे व्यंजन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपका दौड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी स्वरों से अच्छी पटती है, स्वरों के साथ में इसकी दोस्ती है, तो ये गले मिल जाएंगी। तो मैं आपका ए में मिल जाएगा, तो बन जाएगा त्वमत्र। त्वमत्र यानी मैं और ए मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाएगा, यानी कि दोस्त दोस्त तो गले मिल जाएंगे ऐसे। ठीक, आगे है धर्मम चरे। यहाँ पर धर्मम में मैं आ रहा है और चे आ रहा है आगे, तो चे व्यंजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका अनुस्वार में बदल जाएगा, धर्मम चरो। रामम भजे, तो रामम में मैं है, ठीक है, और भज में भे आ रहा है तो आपका व्यंजन है, तो ये ऊपर आपका चला जाएगा अनुस्वार के रूप में। ऐसे लास्ट है भारतम वंदे। भारतम में मैं आ रहा है, आगे व्यंजन आ रहा है तो भारतम वंदे बन जाएगा, ऊपर अनुस्वार बन जाता है। इस तरह से मित्रों यहाँ पर व्यंजन संधि में हमने 5 संधियाँ आपको बहुत ही आसान तरीका से बताई हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसमें संधियाँ और भी हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यंजन संधि में बहुत सारी संधियाँ चलती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मोस्ट जो संधियाँ हैं वो बता दी हैं। अभी ये हमारा पहला पार्ट है व्यंजन संधि का, एक पार्ट और रहेगा जिसमें मैं 6-7 संधियाँ और बताऊंगा आपको, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आप 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों क्लास के बच्चे पढ़ सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनसे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। यदि आपने ये पढ़ लिए समझ लिए तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो आपसे फिर कहना चाहेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अब तक नहीं किया है तो।